गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? बढ़िया है। बढ़िया है। तो हम क्या कर रहे थे? केमिकल काइनेटिक्स में बच्चे लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? कोलिजन थ्योरी करा था ना। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? कोलिजन थ्योरी एक बार सुन लो, क्या कहती है कि आपका रिएक्टेंट, बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट तब तक नहीं बनाएंगे जब तक वो एक एनर्जी बैरियर को पार ना कर जाए। इसको कहते हैं कोलिजन थ्योरी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा था? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ कोलिजन अगर पर यूनिट वॉल्यूम इन 1 सेकंड। एक सेकंड में 1 लीटर वॉल्यूम में या 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में आपका कितना कोलिजन हो रहा है। और ये जो कोलिजन होता है, ये जो कोलिजन होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 सेकंड में? 10⁻23 टू 25। उसके बाद क्या करा था? इफेक्टिव कोलिजन। 1 सेकंड में इतना बड़ा नंबर कोलाइड हो रहा है, समझ पा रहे हो? 1 सेकंड में इतना बड़ा कोलिजन हो रहा है, 1 सेकंड में इतना बड़ा कोलिजन हो रहा है। उसमें से सारे कोलिजन तो इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव मतलब जो प्रोडक्ट बनाएंगे ना, ऐसे कोलिजन जो एक्टिवेशन एनर्जी को पार करके प्रोडक्ट बनवा दे। तो इफेक्टिव कोलिजन सिर्फ ऐसे कोलिजन होते हैं जो क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को पार करके प्रोडक्ट बना देते हैं। उसके बाद क्या करा था? हाँ, इफेक्टिव कोलिजन को इफेक्ट करने वाले 2 फैक्टर कौन कौन से थे? वो एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन। ये देख लिया ना कल आपने। आज हम करने वाले हैं एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड सारी चीजें। ठीक है। एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है। ठीक है जी। तो बात करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी की। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? ये एनर्जी देखेंगे। देखो, थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, देखो जब हम एक क्या ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, किसके बीच में? यहाँ पर आपका एक पॉइंट है, ये 0 पॉइंट है। यहाँ से ऊपर तो आपकी एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज। कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। इस पॉइंट पे आपकी एनर्जी क्या है? 0। यहाँ पे लेट्स सपोज आपकी 5 हो गई, 10 हो गई, 15, 20 है ना? समझ पा रहे हो? और यहाँ पे एनर्जी और रिएक्शन प्रोसेस, रिएक्शन किस तरह से प्रोसेस कर रही है, एनर्जी और रिएक्शन किस तरह से प्रोसेस कर रही है, उसके बीच में ग्राफ बनता है। ठीक है। रिएक्शन किस तरह से चल रही है उसके बीच में बनाएंगे। देखो, अगर मैं कह रही हूँ एक रिएक्शन है, अगर मैं कह रही हूँ, चलो ठीक है जी, एक रिएक्शन है H2 + N2। ठीक है। अभी इसकी एनर्जी कितनी है भाई? रिएक्टेंट है तुम्हारे पास ना, रिएक्टेंट है। इस रिएक्टेंट को कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, देखो यहाँ से तुम्हें पता है ये कुछ ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, है ना? ऐसा तो तुम्हें कुछ पता है ना? अब देखो ध्यान से इस कर्व को देखना, जो आपका यहाँ से यहाँ तक तो कुछ रिएक्टेंट की एनर्जी है ना? अरे यहाँ से यहाँ तक तो रिएक्टेंट की एनर्जी थी, कितनी है ये? 5 जूल बोलूं, ये 5 किलो जूल बोलूं। और यहाँ से जो ऊपर वाली है ये क्या है? ये पहुंचा हुआ कहाँ है? 20 पे है ना? 20 पे पहुंचा है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी दोनों को मिला के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को मैक्सिमम कितना एनर्जी चाहिए? इतनी तो दी है इतनी एनर्जी इसकी खुद की और इतनी ऐड करेगा और जाके प्रोडक्ट बनाएगा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? ऐसी एनर्जी जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, अरे रिएक्टेंट ये खुद की तो है पर रिएक्टेंट में कुछ ऐड भी तो हो रहा है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड
थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो आपकी एनर्जी है वो कैसी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी है ना प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। थ्रेशोल्ड एनर्जी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। रिएक्ट देखो रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाना उसको इतनी गेन करनी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी ये कितनी गेन करनी पर कितनी है इसके पास, अपनी कितनी और कितनी गेन करा वो टोटल थ्रेशोल्ड समझे। लिखो इट इज द it is the maximum amount of energy which is required by the reactant to convert into product therefore threshold energy is equal to the activation energy and energy of the reactant है ना। yes. तो ये तुम्हारा जीरो एनर्जी से काउंट करते हैं इसको, ठीक है। लास्ट में क्या है, कहां पे कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, नहीं ई सर ये एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी प्लस द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। देखो इस चीज को तुम डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट। बस बात मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको क्या करेगी प्रोडक्ट बनाने के लिए काम आएगी, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए काम आएगी। रिएक्टेंट नहीं है, रिएक्टेंट में कितना ऐड करे वो एक्टिवेशन समझे। थ्रेशोल्ड पता चला, एक्टिवेशन अब देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी और ये पूछते हैं भाई एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। देखो एक बार ध्यान से, ये तुम्हारा रिएक्टेंट था, ये H2 है, ये N2 है, गिव राइज टू व्हाट, कुछ तो कर ही रहा होगा। ये तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी है। रिएक्टेंट की देखो मैंने क्या कहा था, यहाँ 0 ये 5 जूल, ये 10 जूल, ये 15 जूल, ये 20 जूल था ना। यस ठीक है, और यहाँ से रिएक्शन इस तरह से प्रोसेस कर रही है, ये रिएक्शन इस तरह से प्रोसेस कर रही है। एक्टिवेशन एनर्जी होता है रिएक्टेंट की खुद की कितनी है, रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक 20 में से 5 मतलब 15। रिएक्टेंट को कितनी चाहिए प्रोडक्ट में बनने के लिए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड क्या है कि आपको प्रोडक्ट करने के लिए जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट की भी जोड़ के, समझे। लिखो it is the amount of energy required to the reactant to convert into product that is activation energy is equal to threshold energy minus energy of reactant। ऐसा मैं बोलूं, ऐसा मैं कुछ बोलूं? यस देखो एक्टिवेशन एनर्जी से निकालनी है, क्या होती है रिएक्टेंट में कितना अमाउंट एनर्जी की नीड है ना, वो कौन सी एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी निकलेगी कैसे, तुम्हें पता है यहाँ से यहाँ तक रिएक्टेंट की एनर्जी है ना, ये पूरी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। थ्रेशोल्ड में से ये माइनस करो तो आ जाएगा, थ्रेशोल्ड में से रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस करो तो किसकी एनर्जी आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है दोनों में डिफरेंस पता चला ना, वैसे तो इजी था, कुछ था इसमें नो फिर इसके आगे चलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसके बाद बात करेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको ना ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं।
कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है भैया, ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। ये क्या होता है देख लें एक बार। एक बार मैं फिर से एक ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ। इस ग्राफ में फिर से मैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रिएक्शन कर रही हूँ, और जब ये रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके ऊपर एक्टिवेशन एनर्जी जाएंगे, फिर नीचे प्रोडक्ट बनेगा, है ना? यस सर। ये रिएक्शन अगर तुम यहाँ देखो तो कैसे होना चाहिए, H2 + N2 गिव राइज टू अमोनिया, ऐसे बनता है ना। अगर तुम नॉर्मली देखो तो ऐसा होता है, हाइड्रोजन + नाइट्रोजन गिव राइज टू अमोनिया। बैलेंस करो इक्वेशन को, ये 2 2, ये कितना है, ये 3, यस सर। है ना? ये गैसेस फॉर्म है, गैसेस अमोनिया भी गैस होता है ना? तो देखो जी इस पोजीशन पे, इस कंडीशन पे क्या हो रहा होगा। जो ये कंडीशन मैंने लिखी है ये एनर्जी वाली टर्म है ना, ध्यान से देखना, ध्यान से। यहाँ पे तुम्हारे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है प्लस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का, मैंने बताया था ना, ऐसा कुछ है। यस सर। जब ये इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी खा लेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, कौन, रिएक्टेंट इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करेगा, कहां से, कोलिजन से इतना एनर्जी लेगा और ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये देखो जो इसके बीच का बॉन्ड है कैसा होने लग जाएगा, अनस्टेबल। और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड भी कैसे होने लगेगा, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होने लगेगा। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जो ये कंडीशन है इसको ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब क्या लिखोगे, ये आपका मॉलिक्यूल की एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी अरेंजमेंट है जब आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड ब्रेक होने लग जाए और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाए, इस कंडीशन को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यस समझे? तो ये ड्रॉ करो, उसके बाद लिखते हैं। समझे कि नहीं समझे? यस सर। क्या बोला, नहीं समझे? इजी। अच्छा इजी में बोला। It is the arrangement of atoms. It is the condition. It is the condition when arrangement of atoms in the molecule becomes change by gaining of activation energy, which means bond between the reactant starts breaking and bond formation of product starts. ठीक है जी, क्या बोला मैंने, ये ऐसी कंडीशन है जब आपका, ऐसी कंडीशन है अरेंजमेंट ऑफ एटम की मॉलिक्यूल में, जब क्या है, जब जो मॉलिक्यूल है चेंज, जब मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल बिकम चेंज बाय गेनिंग, मॉलिक्यूल चेंज होना
स्टार्ट हो जाएगा बाय गेनिंग ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी गेन की तो मॉलिक्यूल थोड़ा चेंज होने लग जाएगा, ठीक है। कैसे? व्हिच मींस बॉन्ड बिटवीन द रिएक्टेंट स्टार्ट ब्रेकिंग और जो आपका प्रोडक्ट के बीच में बॉन्ड बने, है ना, या तो लिखेंगे ओल्ड बॉन्ड बिकम वीकर और न्यूअर बॉन्ड बिकम फॉर्म, है ना, पुराने बॉन्ड टूटेंगे नए बॉन्ड बनेंगे। इस कंडीशन में जो मॉलिक्यूल है इसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पेपर में आता है भाई ये, अगर सब कुछ भूल जाओ तो ये बना देते हैं, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, है ना, हो जाएगा। इस टॉपिक से एक न्यूमेरिकल आता है, कंफर्म 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 कंफर्म, ठीक है। और ये मैंने करवाई, ये कंफर्म एक नंबर के लिए आई है या ये आएगा या ये आएगा, स्टार बना दो, इनमें से एक कोई ना कोई आ जाएगा 1 मार्क के लिए। ठीक है जी। अब बात करते हैं अरेनियस इक्वेशन क्या है। पढ़ा है ना आपने अरेनियस इक्वेशन के बारे में? सुना है? चलो अभी पढ़ते हैं अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस तुम्हारे एक साइंटिस्ट थे, कौन थे? साइंटिस्ट थे जो कब आए थे? आए तो बहुत पहले थे, पर उन्होंने एक इक्वेशन लिखी, कब लिखी? 1889 में। एक, है ना, एक रिलेशन दिया था, मैथमेटिकल रिलेशन भी बताया था किसके बीच में? रेट कांस्टेंट, याद आ रहा है रेट कांस्टेंट? यस सर। रेट कांस्टेंट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन वाला रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी और टेंपरेचर के बीच में एक रिलेशन दिया था इस टाइप के, मैथमेटिकल रिलेशन। तो क्या लिखेंगे? अरेनियस इक्वेशन क्या लिखेंगे? इट इज द मैथमेटिकल रिलेशन between the rate constant, जिसको मैं K से लिखती हूँ, and temperature G। ये जो T है ना, कैपिटल T टेम्परेचर को बताता है, स्मॉल t किसको बताता है? टाइम को। ये ना अपने नोट में साइड में मेंशन करो, ये जो कैपिटल T टेम्परेचर के बारे में बताता है, स्मॉल t टाइम के बारे में बताता है, मिक्स मत करना। यस। एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो रेट कांस्टेंट, टेंपरेचर और क्या था आपका एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में एक रिलेशन देते हैं। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट, टेंपरेचर के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप दिया था जिसको अरेनियस इक्वेशन बोला था। देखिए अब। यस देखें तो अरेनियस जब आए थे उन्होंने बोला था जो रेट कांस्टेंट है ना किसी रिएक्शन का, इन्होंने बोला था कोई भी एक रिएक्शन है, कोई भी एक रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द e टू द पावर माइनस a by rt, ये इक्वेशन लिखी। इन्होंने एक ही इक्वेशन लिखी, याद करना बेटा, बिल्कुल ये तो याद करनी पड़ेगी। अरेनियस ने बोला जो रेट कांस्टेंट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोनेंट है, वो एक्सपोनेंट की पावर e टू द पावर माइनस a by rt। ये यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी है, r तुम्हारा रेट कांस्टेंट है, ठीक है, सॉरी रेट कांस्टेंट नहीं, गैस कांस्टेंट, और टेंपरेचर T टेंपरेचर, ठीक है। अब देखो जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो क्या आया यहाँ पे? एक कांस्टेंट आया जिसको हमने क्या बोला? अरेनियस कांस्टेंट बोला, e टू द पावर माइनस a by rt, ये अरेनियस इक्वेशन है यहाँ है यहाँ। नहीं होगी यार? हो जाएगी, हो जाएगी। देखो ये क्या है? k क्या तुम्हारे यहाँ पे? k क्या है यहाँ पे? रेट कांस्टेंट है ना, a क्या है? अरेनियस कांस्टेंट, ठीक है, अरेनियस कांस्टेंट। और ये क्या है तुम्हारा? e तो एक्सपोनेंट है, इसका तो ये क्या है भाई? एक्टिवेशन एनर्जी, क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। और r क्या है भाई? r क्या है? गैस कांस्टेंट, क्या है? गैस कांस्टेंट की वैल्यू पता है क्या होती है? हाँ यार जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। गैस कांस्टेंट की वैल्यू थी 8.314 जूल
पर केल्विन पर मोल है ना, यस मैम। ये वैल्यू याद हो जाएगी। यस मैम। न्यूमेरिकल करने हैं इसके बाद ये आर की वैल्यू डालनी पड़ेगी, टेम्परेचर डालना पड़ेगा, हो जाएगा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी डालनी पड़ेगी, तब रेट कांस्टेंट निकालने पड़ेंगे। और टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। टेम्परेचर, ये क्या लिखते हैं, टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर। और इसकी जो वैल्यू रखी जाती है ना, देखो इसको स्टार बना के लिख दो, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तुम्हें जैसे टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करोगे, किस में कन्वर्ट करोगे, केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, टेम्परेचर देखो 273 मैं इसको प्लस कर दूं है ना, तो ये केल्विन में कितना हो जाएगा, 298 केल्विन। ऐसा इसलिए करते हैं यूनिट काटी होते हुए, ये कैलकुलेट देखो यहां पर रेट कांस्टेंट का क्या है, जूल पर केल्विन पर मोल, ये टेम्परेचर केल्विन, केल्विन से केल्विन काटना है, ये केल्विन के पर केल्विन है ना, अगर एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो, है ना, एनर्जी की यूनिट आती है जूल पर मोल, इसकी यूनिट भी देख लो, इसकी यूनिट जो आंसर आएगा जूल पर, एक्टिवेशन एनर्जी पर रेट कांस्टेंट ऊपर ये जो फॉर्मूला है k ये नीचे वाला हाफ, ये इसमें पावर में लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी हाफ डिवाइडेड अपॉन ई ए के बाद ई ए तो इसमें चला जाता है, ठीक है ना, तो समझ गए ना क्या क्या बोल रहे हैं, ये रेट कांस्टेंट देखो तुम्हें सब कुछ दे सकता है एग्जामिनर, अभी डायरेक्ट एक्सपोनेंट से तो तुम सॉल्व करोगे, मैं इसको खोल ओपन करवाऊंगी, पर मैं दिखाना चाह रही हूं, तुमसे बोले एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, तुम क्या करोगे, ये दे रखा है, ये वाली बताओ, इसकी वैल्यू 1 रखो, है ना, इसको मैं सॉल्व करना सिखाऊंगी, ये तुम फाइंड करोगे, उसके बाद निकल जाएगा ना, या तुम्हें ये देंगे और बोलेंगे इतना टेम्परेचर है, टेम्परेचर को पहले केल्विन में कन्वर्ट करो, ये पता है तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। रुक जाओ मैं ये वाला क्वेश्चन सीरियसली यही से रह गए कुछ यही से कुछ है, नहीं बता यही से तो मैं मुझे यूनिट देख लो, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट, क्योंकि जब यूनिट नहीं होगी तो फिर न्यूमेरिकल नहीं होगा भाई, ठीक है जी। इसका क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत ज्यादा बार। अब तो करना ही पड़ेगा, अगर पेपर में दिया जाए, देखो ये दो तीन तरह से आ सकता है, एक तो मैं घूम घूम के, है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आ सकता है, हाउ इज द रेट कांस्टेंट, हाउ इज द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट of reaction related to its activation energy, रेट कांस्टेंट कैसे एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेट करेगा, तुम बोलोगे मैम ऐसे करेगा, कर सकते हो, पर क्या फाइंड कर सकते हैं वैल्यू, ई तो हटाना पड़ेगा ना, तो ई को हटाने के लिए हम थोड़ा सा इसको डिराइव करेंगे आगे, है ना, इसको हटाने के लिए आगे थोड़ा सा डेरिवेशन करने वाले हैं, है ना, देखो ठीक है जी, तुम्हें क्या पता है, वी नो दैट द अरेनियस ने एक इक्वेशन दी, कौन सी इक्वेशन दी जल्दी बोलो, k is equals to कि उसने बोला रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर माइनस e बाय RT है ना, ऐसा बोला था, फिर बोला तो k इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कौन आया, अरेनियस कांस्टेंट a आया, तो a e टू द पावर माइनस e बाय RT है ना, है ना, है ना, अब क्या करो, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, बोल दिया, यस सर,
इक्वेशन में दोनों तरफ आप ln पुट कर दो। क्या लगाओ? ln log हाँ नाउ मल्टीप्लाई ऐड कर दिया है ना, multiply the equation 1 by ln तो क्या बन जाएगी इक्वेशन ln k is equal to ln a e to the power minus e by r दिखाया ना ऐसे हो जाएगी। अब तुम लोगों को पता होगा मैथमेटिक्स में ये टर्म है, अगर ये इसका मतलब ये इसका भी है और इसका भी है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग थे। ये तो पूरी एक ही टर्म है, पता चले बोलो कि मैं इसके आगे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि e टू द पावर एक ही है इक्वेशन, एक ही टर्म है ना। तो क्या हो जाएगा ये ln k is equal to ln a प्लस हो जाता है। देखो जितनी भी टर्म है ना a b c, देखो अगर यहाँ a b c की हो तो सारे प्लस हो जाते हैं, ln a ln प्लस ln e टू द पावर ऐसे, ठीक है, ln e टू द पावर माइनस e बाय r हाँ या ठीक है। अब देखो मैंने ना तुम्हें जब हमने कुछ क्वेश्चन करे थे फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड, मैंने कहा था तुम्हें log 100 को मैंने देखो मैंने कहा था log 100 को मैं ऐसे लिखूं log 10 टू द पावर 10 का स्क्वायर है ना। तो ये जो स्क्वायर पार्ट है वो आगे लाया था मैंने, क्या बन गया ये log सॉरी 2 तो log 10 कितना होता है log 10 is equal to 1, तो ये आ गया 2। इतना समझ गए ना, पक्का। वैसे ही क्या हो रहा है, ये भी तो ln इसकी पावर है, ये आगे आ जाएगी, ये पावर आगे आएगी, तो क्या बन जाएगी ये वैल्यू माइनस e a बाय r t इनटू ln e हाँ या ना किसी को कोई दिक्कत माइनस यहाँ ले आओ नो है दिक्कत नहीं है। अच्छा दिक्कत नहीं है। ln k is equal to ln a हाँ या ना ब्रैकेट में लिखना, जो ln e होता है वो 1 होता है, 1 कितना होता है 1, अगर 1 है तो क्या हो जाएगा ये कुछ नहीं, इसका तो कोई मतलब नहीं है। ln a माइनस e बाय r हाँ या ना जल्दी बोलो जल्दी। ये इक्वेशन नंबर 2 है तुम्हारी, कौन सी है 2 इक्वेशन नंबर 2 ln e होता कैसे ln e 1 नहीं होता है, इसकी वैल्यू समझ गए। ठीक है भाई यस सर। अब देखो अब तुम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब ln को भी मैं log में कन्वर्ट करूं क्योंकि log को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ना। यस सर। तो तुम्हें पता है ln कितना होता है, ln की वैल्यू होती है 2.303 log है ना, इसको मैं इसमें डाल दूं क्या बनेगा ये 2.303 log k इज इक्वल टू, यहाँ पे भी log हर जगह मैं यहाँ लिख दूं मल्टीप्लाई, चलो छोड़ो समझ गए ना तुम। यस सर। 2.303 log k माइनस ये बाय r है ना। यस सर। अब क्या करूं, अब इस इक्वेशन को मैं 2.303 से डिवाइड कर दूं। यस सर। इक्वेशन नंबर 3 है, क्या है नाउ डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 बाय 2.303 है ना। यस सर। कोई दिक्कत, अगर मैं डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा ये log k बन जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, क्या बन जाएगा log a माइनस e a बाय ये क्या बन जाएगा जल्दी बोलो 2.303 r t आएगा। इस इक्वेशन से तुम किसी भी तरह के क्वेश्चन निकालोगे। यस सर। बहुत आगे देखो अगला हो गया, समझ पाए। अब देखो अगर मैं कह रही हूं, चलो पहले इजी था कि टफ था, इजी है ना, वैसे ही तो था जैसा मन से। अब देखो ध्यान से, अगर तुम्हें कह दिया जाए रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी जाए
आपको दे दिया जाए रेट कांस्टेंट 4, कितना दे दिया जाए, तो log 4 कितना होता है, log 4 कितना होता है, एक सेकेंड हो गया, दरवाजा खोलो। ओ हेलो, क्या बोलती है ना वो? जल्दी आओ जल्दी जल्दी, यहाँ देखो, यहाँ से जो तुम्हारा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन तुमसे कैसे पूछा जा सकता है, मैं एक बार बोर्ड रब कर दूं। ये वाला क्वेश्चन आ गया ना, अरेलियस इक्वेशन आप लोगों को अच्छे से आ गई? यस सर, एकदम अच्छे से, बिल्कुल। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो मैम। देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुछ इस तरह से, जैसे आपको पता है log a is equal to log a minus e by 2.303 RT, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। तुम्हें कह दिया जाए तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी है, क्या निकालना है, क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी है जब आपका क्या है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू 4 दे रखी है, कितनी है, 4 है ना। रेट कांस्टेंट अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखूंगी तो क्या यूनिट हो जाएगी इसकी, सेकंड है ना, ठीक है, सेकंड इनवर्स, सॉरी सेकंड इनवर्स है ना, साथ बोलते वैसे ही देना, ठीक है जी। अब तुम्हें कहेंगे कि अब क्या ये एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें फाइंड करनी है, बस निकालो। टेंपरेचर तुम्हें दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, चलो 27 डिग्री सेल्सियस करते हैं, फाइंड करो, कर लोगे? क्या करना है, जो log a की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1। अभी मैंने तुम लोगों को बोला था a ऑलमोस्ट 1 होता है ना, अगर ये 1 होता है तो इसका तो कुछ काम ही नहीं है। अगर काम देखो यहाँ, अगर तुम log 1 का मतलब क्या है, log 1 का मतलब किसको मैम, log 1 का जीरो, कितना है log 1, 0 यस मैम, ठीक है, यस सर, log 1 0 हो गया तो ये log a is equal to this, यस फिर एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी, निकालो, शाबाश। क्या हो जाएगा बोलो भाई, इक्वेशन क्या थी, अगर तुम एक्टिवेशन एनर्जी निकालोगे, टेंपरेचर दे रखा है तो इक्वेशन देखो, अभी तो तुम्हें पता है, अभी तो तुम्हें एक सेकंड देखो, अभी तो मतलब थोड़ा सा क्या हो रहा है, अभी तो तुम्हें ये पता है, देखो ना ध्यान से, एक सेकंड, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, टेंपरेचर दे रखा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी और टेंपरेचर में ऐसी कौन सी इक्वेशन है, एक्टिवेशन एनर्जी और टेंपरेचर में ऐसी कौन सी इक्वेशन जो इनको रिलेट करती है, समझ पा रहे, एक्टिवेशन एनर्जी, टेंपरेचर, रेट कांस्टेंट, इनको एक क्या करने वाली, कंपाइल करने वाली एक इक्वेशन तो पता होनी चाहिए ना। हर बार क्वेश्चन मैं थोड़ी ना बोलूंगी ये वाली इक्वेशन लगेगी इसमें, पता होना चाहिए तुम्हें, log a is equal to log a minus, जल्दी बताओ, RT है ना, बोलो log की वैल्यू कितनी है, log तो log ही होता है, k कितना है, k की वैल्यू कितनी 4, तो मैं इसको क्या करूं, ऐसे लिख दूं, तो आगे आएगा हमारे ना, तो क्या हो जाएगा log 2 कितना हो जाएगा, ये log a कितना है 0 minus e a by 2.303 RT, है ना, क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए क्या करूं भाई, ये सारा उधर ले आओ, ये कितना हो जाएगा, log 2 की वैल्यू कितनी है, log 2 का है, log 2 का अच्छा स्क्वायर, यस सर,
वो स्क्वायर है ना, स्क्वायर में आगे ले आई 2, ये log 2 बच गया है ना। यस सर 2 into log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3 is equal to minus a by 2.303 RT। yes or no? तो मैम लॉग की वैल्यू तो 4 थी अरे कन्वर्ट log 4 भी करोगे ना फिर भी वही आएगी। जीरो जाओगे log 1 0 a1 का स्क्वायर तो पता है पहले मुझे करने दो उसके बाद पूछना Yes, sir, समझ गए, क्योंकि आपकी कंफ्यूजन है ना। अब देखो माइनस ए इज इक्वल टू, जल्दी बताओ जल्दी कितना हो जाएगा, 0.6 इनटू 2.303। पहले इसको मल्टीप्लाई करो फिर आरटी डालना है ना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। करो इसको मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है जल्दी जल्दी। हो गया मल्टीप्लिकेशन? तो कितना आया है 1.3 1.381 RT इक्वल टू माइनस ये है ना। यस अब RT की वैल्यू डाल दो। RT R कितना था, R की वैल्यू क्या, ये तुम्हें पता चल रहा है क्या में आ रही है यूनिट, यस पता चल रहा है। यस ये K की वैल्यू थी log K, सेकंड इनवर्स में सेकंड इनवर्स में आ रहा था यस है ना। तो सेकंड इनवर्स में आ रहा था तो करो 1.38 इनटू रेट बताओ कितना है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है ना। अगर ये इस तरह का है, टेंपरेचर कितना है, 300 41.4 टेंपरेचर कितना है, 300 केल्विन सेल्सियस है ना, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो 298 कितना आएगा, 300 300 कितना आएगा 300 केल्विन। केल्विन से केल्विन क्या है ना, इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी का माइनस आएगा। जो भी आंसर आएगा बाद में इसको पलट दोगे निकाल दोगे। आंसर क्या में आ रहा है, जूल पर मोल में, किसमें आ रहा है, हाँ भैया जूल पर मोल, आ रहा है जूल पर मोल में 4.41 करो इसको मल्टीप्लाई 41.4 चेक करती हूँ क्या है। ये आया कितना 6.2 जूल पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी माइनस में आएगा -30.3 जूल पर मोल एक्टिवेशन एनर्जी। समझे आया ना, यस सर इतना समझ गए। अगर तुमसे पेपर में पूछा जाए कुछ इस तरह से कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में निकालो, जूल को कन्वर्ट करना है किलो जूल में। करो जरा कितना है, करो जल्दी। देख पा रहे हो लोग, देखो ध्यान से, दिख रहा है ना। यस मैम मल्टीप्लाई करके ये आएगा और यूनिट क्या आ रही है, जूल पर मोल। जूल पर मोल मैं कह रही हूँ, उसके बाद किलो जूल में निकालना है इसका आंसर। अरे तुम लोगों के पास अपने फोन भी तो निकालो ना उनको, किसी के पास नहीं है फोन, अब वही निकाल रहा है वही मिला तुझे है। कितना है -34 देखो 34.36 यहाँ देखो किलो का मतलब कितना होता है, ये देखो मैं लिख रही हूँ यहाँ देखो एक बार, किलोग्राम से मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है। जूल को किलो जूल में, जूल को किलो जूल में, वैसे ही ग्राम को किलोग्राम में। देखो देखो ध्यान से, किलोग्राम का मतलब कितना होता है 10⁻³ ग्राम। अरे 1000 ग्राम यस मैम है ना, नहीं होता। किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो
1 ग्राम में कितने होंगे? 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? 10⁻³ किलोग्राम। अरे यस मैम 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? निकाल दिया मैं डिवाइड ही तो कर। यस मैम आगे 1 किलो का क्या मतलब है? किलो का मतलब होता है 10⁻³ ग्राम का ग्राम। मैं कह रही हूँ तुम्हें जूल निकालना है, जूल के लिए मतलब किलो। देखो ग्राम निकालो कितना हो जाएगा? अरे 1 है ना वो? अरे नहीं है, नीचे लाओ डिवाइड करो। यस मैम किलोग्राम क्या हो जाएगा? बोलिए तो -3 किलोग्राम। 1 ग्राम में इतने किलोग्राम, 1 ग्राम में इतने किलोग्राम है ना? यस मैम 1 ग्राम में इतने किलोग्राम। यस मैम तो 1 जूल में कितने जूल हो जाएंगे? किलो जूल हो जाएंगे। that is 3.2 yes minus 1 जूल में इतने किलो जूल, 1 जूल में इतने किलो जूल, इतने जूल में, समझे? तो ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -3.4 इनटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल है ना? अब देखो माइनस से पावर प्लस करनी है तो आगे लिखो 1 2 3 कितना आ जाएगा? 3.4 36 इनटू कुछ नहीं, ये तो खाली हो गया ना? yes sir किलो जूल पर मोल है ना? yes sir समझे ये क्या आया? यस एक्टिवेशन एनर्जी क्या आया? activation देख लो कैलकुलेशन सीखो भाई ध्यान से। हो गया? yes sir पक्का? कर दूं मैं राइट वन? इसका सेफ्टी